अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 19 में आज हम लोगों ने अपने आगे फर्दर दो टॉपिक्स पढ़ने। एक है पेयर प्रोडक्शन और एक है इनहिलेशन ऑफ मैटर। बेटे हम लोगों ने पढ़ा पिछले वाले सेक्शन में कि एक लो एनर्जी फोटोन होता है। जब बेटे वो इंटरेक्ट करता है हम लोगों के मेटल के साथ तो वहाँ पर वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ पर हमारे पास एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह बेटे हम लोगों के पास एक हाई एनर्जी फोटोन होता है जैसे एक्सरे है। वो बेटे कॉम्पटन इफेक्ट करता है, ठीक है। वो अपने एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को देता है, उसको स्कैटर करा देता है। एक थर्ड काइंड ऑफ इंटरेक्शन है हमारे पास बेटे जिसमें एक बहुत हाई एनर्जी का फोटोन होता है जैसे गैमा रेज है। वो मेटल के साथ बेटे इंटरेक्ट करता है और यहाँ पर हम लोग के पास पेयर प्रोडक्शन आती है। पेयर से बेटे अब क्या मुराद है? पेयर से मुराद ये है कि ऐसा पार्टिकल निकले कि ऐसे दो पार्टिकल निकले, पेयर यानी निकले बेटे जिनका मैस इक्वल हो, जिनका चार्ज इक्वल हो लेकिन ऑपोजिट हो। जैसे इलेक्ट्रॉन का पेयर पॉजिट्रॉन है, ठीक है। अब होता यह कि एक बहुत हाई जो हमारे पास एनर्जी का फोटोन है वो न्यूक्लियस पर अटैक करता है। जब वो न्यूक्लियस पर अटैक करता है तो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन निकालता है बेटे। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है बेटे उसका मैस है 9.1 × 10⁻31। बिल्कुल यही मैस है पॉजिट्रॉन का। आपने पहली दफ़ा शायद पॉजिट्रॉन सुना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पेयर बेटे पॉजिट्रॉन है, ठीक है। और बेटे हम लोगों के पास जो सा चार्ज है इनके ऊपर वो सेम होगा लेकिन उसकी नेचर डिफरेंट होगी। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है, ठीक हो गया। हम लोग जो पॉजिट्रॉन है उसको एंटी इलेक्ट्रॉन या एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। बेटा जब ये इंटरेक्शन होती है तो हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है एनर्जी के चार्ज के वो तमाम जो उनसे हैं वो रहते हैं एज इट इज़, ठीक है। यानी ये सारे उबे होते हैं। मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ और चार्ज का कंजर्वेशन लॉ, ये सारे बेटे उबे होते हैं। अब होता क्या इस प्रोसेस में बेटे जो एनर्जी है ना वो मैटर में कन्वर्ट होती है। जैसे आइंस्टाइन ने हमें बताया कि E = mc²। और इसको हम लोग कहते हैं कि ये मटेरियलाइजेशन है, यानी जो एनर्जी है वो मटेरियल में मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन को और एक पॉजिट्रॉन की जो बेटे रेस्ट मैस एनर्जी होती है ना वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो क्योंकि ये दो पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी जो चाहिए है इनको बनाने के लिए। इनको बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए है वो है बेटे 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर आपने इसको मूव करवाना है, यानी ये तो नहीं है ना कि हमने पेयर बना के उधर ही छोड़ देना है, आगे मूव भी तो करवाना है, तो हमें इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि काइनेटिक एनर्जी बन के आएगी। तो हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वो बेटे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल होता है। इनहिलेशन ऑफ मैटर बेटे जो पेयर प्रोडक्शन है ना उससे उल्टा काम इनहिलेशन ऑफ मैटर है। इनहिलेशन ऑफ मैटर में वो जो दो पार्टिकल तुमने बनाए थे ना वो मिल जाते हैं और हमें एनर्जी वापस कर देते हैं। इसे कहते हैं इनहिलेशन ऑफ मैटर। इनहिलेशन कहते हैं बेटे तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो वो कह रहा है कि मैटर ख़त्म हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और आइंस्टाइन यही बताता था कि एनर्जी मैटर में और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। E = mc²। जो इक्वेशन है असल में उसका यही बेटा मकसद है। वो कहता है इट इज़ अ कन्वर्स ऑफ द पेयर प्रोडक्शन व्हेन अ पॉजिट्रॉन कम क्लोज टू एन इलेक्ट्रॉन दे इनहिलेट टू डिस्ट्रॉय ईच अदर। इसी वजह से बेटे जब हम लोगों ने पेयर प्रोडक्शन करवाई थी तो हमने उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी दी थी कि वो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर जाए और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये काम करवाया था ताकि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाए, ये एक दूसरे के साथ ना मिल पाए। अगर ये एक दूसरे के साथ मिल गए यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन तो ये वापस एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो बेटे हम लोग के पास ये इक्वेशन है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज आपस में मिले और इन्होंने बेटे जो सा है वो हमें गैमा वापस कर दिया, ठीक हो गया बेटे। इसमें हम लोग के पास बेटे जो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो हमें वापस मिल जाती है, ठीक हो गया। द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन वाज प्रेडिक्टेड बाय डायरेक्ट इन 1928 एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन द कॉस्मिक रेडिएशन इन 1932 बाय कार्ल एंडरसन। जो डायरेक्ट था उसने 1928 में बता दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, लेकिन निकाल नहीं पाया था। निकाला किसने था? 1932 में कार्ल एंडरसन ने। It gradually become clear that every particle has a corresponding anti-particle with the same mass and charge। अगर चार्ज है, चार्ज बॉडी है तो फिर उसका जो पार्टिकल होगा ना जिसका पेयर होगा बेटे वो भी चार्ज होगा। अगर वो अनचार्ज है तो फिर उसका पेयर अनचार्ज होगा, ठीक है।
Particles and antiparticles also differ in the sign of other quantum number that we have not yet discussed. वो कह रहा है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे हम पार्टिकल्स के और एंटीपार्टिकल को पढ़ते हैं लेकिन वो आपने नहीं पढ़ी हुई. अ पार्टिकल एंड इट्स एंटीपार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर एट वन प्लेस. क्यों बेटे? क्योंकि आपको पता है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वो बेटे एक दूसरे के करीब आएंगे और फिर मिल जाएंगे, इनहेलेशन हो जाएगी, इसलिए इनको इकट्ठे एक जगह नहीं रखा जा सकता. That is, the particle disappear. The combined rest energies appear in the form of proton and antiproton. Inhalation also has been observed at Lawrence Berkeley laboratory. तो जो प्रोटॉन है उसका भी एक एंटी पार्टिकल है जो कि एंटी प्रोटॉन कहलाता है. ये भी इनहिलेट करते हैं, यानी जितने भी बेटे पार्टिकल इस किस्म के हैं वो मिलकर इनहिलेट कर जाते हैं, यानी वो ख़त्म हो जाते हैं. अच्छा बेटे, हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू में शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के. सिंस मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैन वी कंक्लूड दैट अ कंप्रेस स्प्रिंग हैज मोर मास देन द स्प्रिंग विच इज़ नॉट कंप्रेस. बेटे असल में ना ये सवाल आपको उनको यहाँ पर नहीं ऐड करना चाहिए था क्योंकि उन्होंने आपकी स्पेशल थ्योरी तो निकाल दी थी, लेकिन उन्होंने क्योंकि यहाँ पे कर दिया. अब इसमें भी बेटे दो राय हैं, क्योंकि जो स्पेशल थ्योरी है बेटे वो हम लोगों के पास है बहुत स्पीड जिनकी तेज़ होती है, यानी लाइट की स्पीड से कंपैरिजन में होती है उसके लिए. लेकिन अब इन्होंने भी इसमें स्प्रिंग डाल दिया. अगर हम इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटे हम लोगों के पास अगर आइंस्टाइन का जो व्यू देखें तो जी इंक्रीज होती है एनर्जी में, तो जी मैथ जो सा वो इंक्रीज होता है. लेकिन हम यस ही लिखते हैं इसके लिए बेटे कि यस द कंप्रेस्ड स्प्रिंग विल हैव मोर मास देन द अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा आती है और इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है. उसके बाद बेटे 6 क्वेश्चन है. एज अ सॉलिड इज हीटेड एंड बिगिन टू ग्लो, व्हाई डज इट फर्स्ट अपीयर रेड. क्योंकि बेटे उसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है. लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से पहले, क्योंकि आपको पता ना टी का जब टी स्टार्ट पे होता है कम होता है तो लैम्डा जो है वो बड़ा होता है. ठीक है, उस वजह से हम लोगों के पास इस तरह होता है. अच्छा बेटा सिक्स क्वेश्चन है हम लोगों सॉरी हो गया सिक्स. सेवन्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू टोटल रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल. बेटे क्योंकि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का 4 पावर है, तो अगर बेटे हम लोग ये देखेंगे तो हमारे पास वो 16 टाइम्स हो जाएगी ना, क्योंकि उसने कहा टेम्परेचर डबल करो तो वो 2t हो जाएगा, और 2 का बेटे जो 4 होता है वो 16 टाइम्स होता है, तो हम लोग के पास बेटे जो एनर्जी था 16 टाइम हो जाएंगी. उसके बाद बेटे 8वां सवाल है. अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी. दोनों की एनर्जी सेम है. ठीक है, विच बीम कंटेन्स द ग्रेटर नंबर ऑफ द फोटोन. अब हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ फोटोन किस में ज़्यादा है. ई इज इक्वल टू एच एफ सी इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा हो जाएगा. ठीक है बेटे, अब हमने बेटे जो हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, वो हमारे पास एन एच सी ओवर लेमडा हो जाएगी. ठीक है, अब एन हो जाएगा बेटे एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक हो गया, क्योंकि रेड का लेमडा बेटे बड़ा है तो फिर जाहिर बात है क्योंकि नंबर लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से हम लोगों के पास नंबर ऑफ फोटोन भी उधर ज़्यादा होते हैं. 9th क्वेश्चन बेटे विच फोटोन रेड ग्रीन और ब्लू कैरीज द मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम. बेटे ब्लू के पास एनर्जी भी ज़्यादा है, मोमेंटम भी ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि बेटे एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वो है एच सी ओवर लेमडा और मोमेंटम पी का है एच ओवर लेमडा, यानी लेमडा से इनवर्स है. ठीक है, लेमडा सबसे छोटा है ब्लू का, तो एनर्जी और मोमेंटम सबसे ज़्यादा हो गई ब्लू कलर की. विच हैज़ द लो एनर्जी क्वांटा, रेडियो और एक्सरे. रेडियो वेव जो है बेटे उनके लो एनर्जी क्वांटा होता है, तो इस वजह से बेटे इनका लेमडा बड़ा होता है और एनर्जी छोटी होती है. उसके बाद बेटे 11th क्वेश्चन है डज द ब्राइटनेस ऑफ अ बीम ऑफ लाइट प्राइमरली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और ऑन द नंबर ऑफ फोटोन. बेटे जो ब्राइटनेस है वो नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड करती है, जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतनी ज़्यादा हमें लाइट नज़र आएगी. When ultraviolet light falls on the certain dyes, visible light is emitted. Why does this not happen when infrared light falls on these dyes? वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ कलर्स हैं, कुछ डाइज हैं, उनके ऊपर दोनों कलर फेंक दोनों रेज फेंकी, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड. अल्ट्रावायलेट फेंकी है तो हम लोगों को एनर्जी लाइट नज़र आई है, लेकिन दूसरे में नहीं आई. बेटे वो इस वजह से कि जब हम अल्ट्रावायलेट फेंकते हैं तो जो एटम होते हैं ना वो एक्साइट होते हैं, हाई लेवल पे जाते हैं, और जब वो एक्साइट होकर हाई लेवल पे जाते हैं तो वो रेडिएशन एमिट करते हैं जो कि विजिबल रेंज में होती है, तो हमें नज़र आती है, जबकि दूसरे वाले केस में ऐसा नहीं होता कि उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है.
13 क्वेश्चन है बेटे, विल ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल देन द डिमर। बेटे बिल्कुल हम लोग ये इंटेंसिटी वाला पढ़ कर आए थे, ठीक है। जिस बेटे ज़्यादा जो हम लोग के पास ब्राइट होगी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा हमें करंट देता था, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। विल हाई फ्रिक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन लो फ्रिक्वेंसी। नहीं बेटे, फ्रिक्वेंसी को नंबर से कोई डिपेंडेंस नहीं है, ये बात भी हम लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ी है। फिर बेटे 15 क्वेश्चन है, व्हेन लाइट शाइन ऑन द सरफेस इज मोमेंटम ट्रांसफर टू द मेटल। बिल्कुल ट्रांसफर होता है, ठीक है, क्योंकि लाइट फोटोन है ना, फोटोन जो सी है वो जाके सरफेस से टच करती है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपना मोमेंटम देती है तो वो मूव करती है ना। Why can red light be used in photographic dark room while developing film while a blue or white light cannot? बेटे हम जो ये हमारी तस्वीरें हैं इनका जो प्रिंट निकलता है जिस कमरे में होता है उसको ना डार्क रूम कहते हैं, और उसके अंदर ना रेड कलर इस्तेमाल होता है, नॉर्मल लाइट इस्तेमाल नहीं होती। वो इसलिए कि जो रेड है ना उसका लैम्डा है बहुत बड़ा, तो वो तस्वीर के अंदर से उसको गुजरने में ज़्यादा वक्त लग जाता है, इसलिए उसमें एनर्जी बहुत कम होती है और वो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म को डिस्टर्ब नहीं करती। जबकि ब्लू और वाइट लाइट हमारी फोटोग्राफिक फिल्म को वो जो जिसको हम नेगेटिव नहीं कहते हो उसे डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। उसके बाद बेटे हमारा 18 क्वेश्चन है, 18 में है वाई डोंट वी ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। बेटे क्योंकि एनर्जी उतनी नहीं होती है, कॉम्पटन इफेक्ट तब होता है जब एनर्जी हमारे पास बहुत हाई हो, वो हमारे पास इस सूरत हाल में नहीं होती, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम। नो, पेयर प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियस चाहिए और वैक्यूम में न्यूक्लियस नहीं होता। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी। नो, पेयर प्रोडक्शन हमेशा बेटे पेयर प्रोडक्ट होगा, कभी भी एक चीज़ आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते।